Hi everyone. Hope you are doing good. Okay. So अभी तक हमने चैप्टर 4 सप्लाई में क्या क्या देख लिया है. Let us recapitulate that. First we had seen introduction and meaning of supply. Then we saw the difference between production, stock and supply. उसके बाद देखा था हमने factors affecting supply or we can say determinants of supply. उसके बाद देखा था हमने सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व. यस और नो. देन वी सॉ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, रेयर गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स. उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई. ओके, आज हमें देखना है चेंजेस इन सप्लाई. जैसा चेंजेस इन डिमांड था वैसा ही चेंजेस इन सप्लाई भी तो होगा. सो लेट अस सी दैट इन डिटेल ऑन योर स्क्रीन. चेंजेस इन सप्लाई, है ना. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर चेंजेस इन डिमांड was taking place because of two factors. One was price factor and the second was other factors. तो यहां पर भी वैसा ही होगा क्या? एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में. द आंसर इज यस, बिल्कुल वैसा ही आएगा. सो चेंजेस इन डिमांड जैसा था वैसा ही चेंजेस इन सप्लाई भी है. चेंजेस इन सप्लाई फर्स्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पी कोड. सो पी फॉर प्राइस. ओके, और दूसरा आएगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. तो अदर फैक्टर्स में क्या था? सी ओ टी ई. That is C for cost of production, O for other factors, T for technology level and E for expectations of future prices. Okay? So उसी को यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है P and code. Okay? अब इसके बाद price rise. तो what happens to supply? चलो tell me. Price rise, supply rises because there is a direct and पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. तो अब प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई क्या होगा? फॉल ही होगा ना. ओके, सो देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रिलेशनशिप बीइंग पॉजिटिव वी हैड सीन दैट द कर्व वाज आल्सो अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व दैट इज अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, अब ये जो भी चेंज सप्लाई में प्राइस के कारण आ रहा है उसको हम क्या बुलाएंगे? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बुलाएंगे. जैसा वहां पर था एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वैसा ही यहां पे क्या है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है. लॉजिक अभी भी सेम है कि सप्लाई में जो चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. जैसा वहां पर भी था कि डिमांड में चेंज आया तो सही, लेकिन किसके कारण? प्राइस के कारण, तो उसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बुलाएंगे. और सपोज वो चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? यस, यू आर राइट, इंक्रीज डिक्रीज. लेट अस सी दैट. अदर फैक्टर्स बिकमिंग फेवरेबल, what will happen to supply? Supply will rise. And other factors becoming unfavorable, the supply is going to fall. इस चेंज को जो सप्लाई में आया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स इज नोन एज इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, सो ये चार्ट बिल्कुल सेम है जैसा हमने डिमांड में देखा था, खाली वहां पर प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप थी डिमांड की, जबकि यहां पे सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस का. ओके, दैट इज द ओनली चेंज. बाकी सारे टर्म्स अभी भी सेम ही है. ओके, चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ ग्राफ. ओके, ऑन योर स्क्रीन. चलो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये टर्म हम कब यूज करते हैं? जब सप्लाई में चेंज तो आएगा, लेकिन किसके कारण आएगा? प्राइस के कारण आएगा. ओके, सो प्राइस राइज, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स. ऐसा ही कुछ आपको एक टेबल में देखने को मिलेगा जो आ गया आपके सामने. प्राइस 1, 2 and 3
और जो सप्लाई है वो कितना है 50, 100, 150। ओके, सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी फॉल हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अब इसी टेबल को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, हर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल है वो एक्स और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, हम जानते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस ऑन दीज टू एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आएगा सप्लाई इन यूनिट्स और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस इन रुपीस। ओके, अब हमारी ओरिजिनल सिचुएशन लेट अस से वो येलो लाइन है, ओके, वेयर प्राइस इज 2 रुपीस एंड द सप्लाई इज 100 यूनिट्स। ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको ये येलो कॉम्बिनेशन मिलेगा, उससे आपको ये येलो पॉइंट मिलेगा। ओके, नाउ वी अज्यूम दैट इन द मार्केट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। 2 रुपए से बढ़ के वो कितना हो गया, 3 रुपया हो गया, और जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, भी बढ़ता है। मत भूलो, प्राइस और सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं हम, डिमांड अब दिमाग से हटा दो, वो चैप्टर 3 में था, वो वहीं पे समाप्त हो गया। अब हमें एज अ सेलर सोचना है। सो प्राइस राइज, सप्लाई विल राइज। सो 100 से वो सप्लाई देखो एक्स एक्सिस पे कितना आ गया, 150 आ गया। सो 3 और 150 का आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को जब आप जोड़ोगे तो आपको ये ग्रीन पॉइंट मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, येलो पॉइंट से तुम चले गए ग्रीन पॉइंट पे। सो इस बढ़ोतरी को, इस राइज इन सप्लाई को हम क्या बुलाएंगे, एक्सपेंशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद मान लो दैट प्राइस हैज फॉलन, 2 रुपए से वो रिड्यूस होके 1 रुपया हो जाता है, तो वो 1 रुपया आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और जब प्राइस 1 रुपया है तो टेबल में देखो सप्लाई कितना है, 50 यूनिट है, क्योंकि प्राइस फॉल्स सप्लाई विल ऑल्सो फॉल। ओके, सो 100 से रिड्यूस होके वो कितना हो गया, 50 हो गया। अब 1 और 50 के कॉम्बिनेशन को जब हम बनाएंगे तो आपको ये रेड लाइन मिलेगा। ओके, और जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ोगे तो आपको ये रेड पॉइंट मिलेगा। अब आपकी जो जर्नी हुई फ्रॉम येलो पॉइंट टू रेड पॉइंट, उसको हम क्या बुलाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन बुलाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये 3 डॉट्स हैं, ये तीनों डॉट्स एक सिंगल सप्लाई कर्व पे इजीली प्लॉट हो सकते हैं। ओके, सो मूवमेंट इज ऑन द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट इज एक्सपांशन, डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। कैन वी से दैट, डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि जब येलो से रेड पे आप आ रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, सो डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन, और येलो से जब आप ग्रीन पे जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सपांशन। ओके, अब ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुका तो आगे बढ़ने का, नहीं हुआ तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही मेरा, उस पे तुरंत मैसेज डाल दो। ओके, चलिए इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा बेटा, प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, और अदर फैक्टर्स चेंज होने के कारण से सप्लाई में भी चेंज आएगा। सो प्राइस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सो प्राइस 10 10 10 और उसके सामने सप्लाई बढ़ रहा है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे 20 30 एंड 40। ओके, नाउ बी वेरी केयरफुल, इस ही टेबल को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसके कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स होंगे
जो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। और ये ग्राफ चालू करने से पहले ही बता दूं कि सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, ना ये नेगेटिवली स्लोप होगा, ना वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विच कर्व? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है जब इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई हम प्लॉट करेंगे तब। ओके, लेट अस सी दैट x axis, y axis. Okay, as usual horizontal is x axis, vertical is y axis. x axis पे क्या दिखाओगे? सप्लाई इन यूनिट्स। y axis पे क्या दिखाओगे? प्राइस इन रुपीस। ओके, अब ओरिजिनल सिचुएशन हमारी हमेशा क्या होती है? येलो। सो 10 के सामने 30, लेट अस से दैट इज आवर ओरिजिनल सिचुएशन। 10 के सामने 30 यूनिट, सो प्राइस है ₹10 और सप्लाई है 30 यूनिट्स। ओके, सो 10 और 30 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको ये येलो कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन पे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो आपको ये येलो पॉइंट मिलेगा। वहां से हम एक सप्लाई कर्व को पास कर देंगे। ओके, सो ये आ गया आपका पहला सप्लाई कर्व। क्लियर? क्योंकि मत भूलना इंक्रीज डिक्रीज में हमेशा सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व जो भी हो वो क्या होगा? शिफ्ट होगा। वो एक ही कर्व में बात बनने वाली नहीं है। अब आपको ये एकदम सेम लग रहा होगा, लेकिन एक चेंज है, खाली एक ही चेंज है। डिमांड कर्व में स्लोप कौन सा था? नेगेटिवली स्लोप्ड था, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट प्लॉटिंग का सिस्टम सेम है, खाली कर्व डिमांड में नेगेटिव है और सप्लाई में पॉजिटिव है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अस से प्राइस तो सेम ही रहेगा, 10 का 10 ही, लेकिन इस बार सप्लाई कितना हमने मान लिया? 20 यूनिट्स। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अदर फैक्टर्स बिकेम अनफेवरेबल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल नहीं रही, नेचुरल कैलामिटीज आ गए, टेक्नोलॉजी लेवल डाउन गया, भविष्य में हमें प्राइस राइज दिख रहा है, तो हम करंट सप्लाई को कम कर देंगे, भले ही करंट प्राइस चेंज नहीं हुई। ओके, सो प्राइस इज गोइंग टू रिमेन सेम 10, बट द सप्लाई इज गोइंग टू बी हाउ मच? 20 यूनिट्स। सो 10 और 20 का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आ जाएगा जो रेड कलर में होगा। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम जोड़ेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो आपको ये रेड पॉइंट मिलेगा। ओके, सो अब आपकी जर्नी कहां से कहां आई? येलो से रेड पे आई। और इस जर्नी में आप एक ही सप्लाई कर्व पे दूसरे पॉइंट को नहीं रख पाए, तो आपको एक और सप्लाई कर्व बनाना पड़ा, और ये सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड आया, मतलब देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इट इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, अंडरस्टूड? पक्का? एक ही सप्लाई कर्व पे दूसरा पॉइंट आपका नहीं आएगा, इसीलिए आपको दूसरा सप्लाई कर्व पास करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि प्राइस सेम है और सप्लाई बढ़ जाता है, सो प्राइस सेम का सेम रहेगा 10 और सप्लाई कितना हो जाएगा? 40। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन, जिसके कारण से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका, तो सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी लेवल में एडवांसमेंट आ गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपकी प्राइस फॉल है, तो आप करंट सप्लाई बढ़ा देंगे। यस और नो? कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी फेवर में आई, ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन आवर फेवर, सो वी आर गोइंग टू सप्लाई मोर इवन एट सेम प्राइस। ओके, सो प्राइस में चेंज नहीं, फिर भी सप्लाई बढ़ सकता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स बिकमिंग फेवरेबल। तो आपको ये ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन को जब आप जोड़ोगे,
पॉइंट प्लॉट करोगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? ग्रीन पॉइंट मिलेगा। अब इसी ग्रीन पॉइंट से आपको एक और सप्लाई कर्व पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रीन पॉइंट अपने पहले वाले दोनों सप्लाई कर्व में प्लॉट नहीं हुआ, ये अलग जगह पे जाके प्लॉट हुआ, तो वहां पे आपको अलग सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा। और जब आप ये बनाओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड लेफ्ट टू राइट मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। इस राइट वर्ड शिफ्ट को हम क्या बुलाएंगे? इंक्रीज इन सप्लाई बुलाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज है क्या, कैसे होता है, कैसे इसका शेड्यूल है, कैसे इसका ग्राफ है। लेकिन इन दोनों में जो भी कंसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं वो हमें मालूम है, लेकिन अभी तक हमने उसको लिखा नहीं है या स्टेटमेंट फॉर्म में देखा नहीं है। सो लेट अस सी दैट नाउ। ओके, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज। चलो, पहला, चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू व्हाट? चेंज इन प्राइसेस, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इंक्रीज डिक्रीज कब बोलेंगे? चलो बोलो, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन यस अदर फैक्टर्स इज नोन एज इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई। फाइन, यू नो दिस। अब ये चेंजेस को हमें डिपिक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा चेंज, कैसा चेंज। ओके, सो सेकंड लाइन उसकी है, देखो ध्यान से, राइज इन सप्लाई ड्यू टू अ राइज इन प्राइस इज नोन एज एक्सपांशन। प्राइस राइज, सप्लाई राइज, एक्सपांशन। ओके, दूसरा, फॉल इन सप्लाई ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस इज कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं, तो उसमें चलो बोलो, आप लोग ही बोलो, क्या आएगा? अदर फैक्टर्स बिकमिंग फेवरेबल। सप्लाई राइज उसको इंक्रीज बोलेंगे, और अदर फैक्टर्स बिकमिंग अनफेवरेबल तो सप्लाई फॉल्स उसको डिक्रीज बोलेंगे। अंडरस्टूड? सेम चीज है जो हमने देखी। सो राइज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स बिकमिंग फेवरेबल इज इंक्रीज, एंड अ फॉल इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स बिकमिंग अनफेवरेबल इज डिक्रीज। क्लियर? चलो फिर आगे, मूवमेंट इज ऑन द सेम सप्लाई कर्व, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज में देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये भी हम देख चुके कि सप्लाई कर्व 3 थे जब इंक्रीज डिक्रीज था तब, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में एक ही सप्लाई कर्व था जिसपे हमने मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड करी थी। ओके, जबकि इंक्रीज डिक्रीज में वही मूवमेंट राइटवर्ड लेफ्टवर्ड थी ऑन डिफरेंट सप्लाई कर्व्स। ओके, चलिए फिर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सपांशन, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको समझने के लिए वापस उस ग्राफ पे चलेंगे। ओके, तो आगे ग्राफ पे देखो, एक्सपांशन क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है। सो अपवर्ड मूवमेंट एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्रूवन। क्लियर? अब आ जाते हैं इंक्रीज डिक्रीज पे। सो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इज इंक्रीज, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इज डिक्रीज। इसको समझने के लिए भी वापस डायग्राम पे जाते हैं, तो देख लो, राइट साइड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है? डिक्रीज। सो राइट अगर आप जाते हो तो सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्ट साइड आ रहे हो तो सप्लाई कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई, एंड देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज जो दिख रहा है आपको, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज, है ना, वो भी दिख रहा है। चलिए आगे, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेटेरिस पेरिबस। ओके, क्योंकि प्राइस चेंज होगी, लेकिन जब प्राइस चेंज होगी तो अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। अदर फैक्टर्स को हमने चुप करा दिया है। ओके, सो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई। और जो इंक्रीज डिक्रीज है उसमें देखो क्या कांस्टेंट रहेगा?
प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि या तो प्राइस चेंज होगी या तो अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकते। अगर हुए तो कोई रिलेशनशिप हम बना ही नहीं पाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो ये डिक्टो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज डिमांड जैसा है, लेकिन है नहीं। वो डिमांड था, ये सप्लाई है। दोनों को साथ में लेके बैठना, दोनों की सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी और डिफरेंसेस भी मिलेंगे। ओके, तो ये पूरा आपको लिख लेना है यहां तक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, है ना। तो एक सवाल आता है, सर ये गुड्स जो मार्केट में बिक रहे हैं उसका भाव कौन नक्की करेगा, है ना। ये सवाल आपके दिमाग में होगा, लेकिन अभी तक आपने किसी से पूछा नहीं होगा, उस डर के मारे कि मार्केट में प्राइसेस हर जगह नक्की है और हम पूछेंगे कि इसको नक्की कौन करता है तो हम बेवकूफ लगेंगे, क्योंकि कोई दूसरा तो ये सवाल पूछ नहीं रहा है। लेकिन अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो इसका कहीं ना कहीं कोई जवाब भी तो होगा। एक किसी लेमैन से पूछोगे ना, किसी कॉमन मैन से पूछोगे ना कि ये भाव गुड्स के नक्की कौन करता है, तो अभी शायद आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि जो इस प्रोडक्ट को बेचता है वो उसका भाव नक्की करता है ना। यही सोचा ना आपने? अगर ऐसा सोचा है तो उसमें कोई गलत सोच है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मोमेंट तक आप क्या है, ले पर्सन है, कॉमन मैन है, ठीक है। तो देखो, फॉर अ ले पर्सन प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो। समझ में आया? सो किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए, किसी कॉमन मैन के लिए हो सकता है कि सेलर भाव नक्की करेगा, प्रोड्यूसर भाव नक्की करेगा। वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट है तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना, आई एम द डिसाइडर। ऐसा कोई सोच सकता है, लेकिन अफसोस ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेट अस सी। अभी भी हमारे क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिला कि साला भाव नक्की करता कौन है। अच्छा, सेलर नहीं करता नक्की, प्रोड्यूसर नक्की नहीं करता, तो क्या आप लोग नक्की करोगे? हैं? यू विल डिसाइड द प्राइस ऑफ समबडी एल्सिस प्रोडक्ट? बोलो। अगर ये पावर तुम्हें दिया भी जाएगा ना, तब भी साला तुम्हें मालूम नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट का मैं भाव क्या रखूं, क्योंकि उसके पीछे जो कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट है, इस बात की इंफॉर्मेशन खाली और खाली किसके पास है? सेलर के पास है। सो कंज्यूमर can't decide, producer and seller can decide, they want to decide, but actually they alone don't decide. Then the question comes, who decides the price of the product? सर नक्की कौन करता है? और मार्केट में भाव छपे हुए आते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखोगे MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, छपी हुई होती है। अब इससे एक थॉट आपके दिमाग में शायद क्लिक होगा, सर न बायर न सेलर, गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइसेस। द आंसर इज नो। गवर्नमेंट इतनी फ्री नहीं है कि इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स के भाव वो खुद नक्की करने बैठे। वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे काम है। देश की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इलिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारी समस्याएं हैं, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब के बारे में उसको बैठ के पॉलिसीज बनानी होती है। तो वो उतनी तो फ्री नहीं है कि आके हर प्रोडक्ट का भाव वो नक्की करे। तो सर कौन नक्की करता है, अब बता भी दो। चलिए देखते हैं। प्रोसेस होता है एक, ओके, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टेबल प्राइस। कौन सी प्राइस? स्टेबल मतलब जो एक जगह टिकी रहे, कांस्टेंट रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। सो स्टेबल प्राइस at which goods are actually bought and sold in the market is known as price determination। तो देखो अपना हेडिंग क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे मार्केट में भाव नक्की होता है, प्राइस नक्की होता है। उसी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो ना बायर, ना सेलर, ना प्रोड्यूसर, ना गवर्नमेंट, ना कंज्यूमर, इनमें से कोई डिसाइड नहीं करता।
ये अपने आप एक प्रोसेस से प्राइस नक्की होती है, जिसको आज हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इंटरएक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ओके, वहां एंड नहीं छपा है, उसको आप लिख लेना। ठीक है, इंटरएक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। कंज्यूमर अगर सोचेगा कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो मैं जैसा बोलूं उस प्राइस में आपको देना पड़ेगा। तो वहां सेलर भी क्या बोलेगा, अबे कंज्यूमर तू कंज्यूम तब करेगा जब मैं सामान बना के तेरे को बेचूंगा। तो जितने तुम इंपॉर्टेंट हो उतना मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। तो ना अकेले तुम प्राइस डिसाइड करोगे, ना अकेला मैं प्राइस डिसाइड करूंगा, हम दोनों मिलके प्राइस नक्की करेंगे। मतलब यू हैव टू इमेजिन अ सीजर। जैसे सीजर की दो ब्लेड्स होती हैं, एक ब्लेड डिमांड है, दूसरी ब्लेड सप्लाई है। पेपर काटने के लिए दोनों ही ब्लेड्स का होना जरूरी है। अगर सीजर से पेपर काटना है तो, है ना, ज्यादा शाणे मत बनो। अब ऐसा मत सोचो कि सर हम तो कटर आता है ना, कटर, उससे उसमें एक ही ब्लेड होती है, उससे हम पेपर काट डालेंगे। कटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीजर की बात कर रहा हूं। हमें पेपर काटना है, सीजर से ही काटना है। तो इन दोनों में से कोई एक ब्लेड अगर नहीं होगी तो क्या पेपर उतना अच्छे से कटेगा जितना अच्छे से दो ब्लेड में कट रहा है? द आंसर इज नो। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या पेपर कट सकता है, तुम तो बोलोगे हाँ कटेगा ना, एक ब्लेड से भी हम ऐसे करके काट डालेंगे, कैसे भी करके। लेकिन जितनी सहूलियत, जितनी कन्वीनियंस आपको दोनों ब्लेड से होगी, क्या उतनी ही कन्वीनियंस एक ब्लेड से होगी? द आंसर इज नो। सो जैसे पेपर को काटने के लिए सीजर में दो ब्लेड का होना जरूरी है तो पेपर फटाफट कटेगा, वैसे ही मार्केट में प्राइस को नक्की करने के लिए भी हमें दोनों ब्लेड्स की जरूरत है। कौन सी ब्लेड? एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सच अ प्राइस सो डिटरमाइंड इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बात को समझो, ये प्राइस जो डिमांड ने और सप्लाई ने, डिमांड कौन कर रहा था? कंज्यूमर, बायर। ओके, और सप्लाई कौन कर रहा था? प्रोड्यूसर, सेलर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब दोनों तरफ के लोगों ने मिल के किसी प्राइस को नक्की किया है, तो उस प्राइस में क्या कोई चेंज आना चाहिए? नहीं। दोनों पार्टी जिसमें दोनों का विन विन सिचुएशन हो, सेलर को भी प्रॉफिट मिले, बायर को भी सेटिस्फैक्शन मिले, दोनों साथ आए और एक प्राइस नक्की करा, तो क्या वो प्राइस अनफेयर होगा? द आंसर इज नो, इट इज अ फेयर प्राइस। और फेयर प्राइस है मतलब वो प्राइस स्टेबल भी होगी। स्टेबल मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इस प्राइस का इकोनॉमिक्स में टर्म हम क्या यूज करेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट फ्रॉम वेयर नो चेंज इज डिजायरेबल। इट इज अचीव्ड व्हेन टू कर्व्स, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, होता है ना ऐसा कई बार, हम अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, हम अभी बहुत कंफर्टेबल है, जिंदगी भर यही सिचुएशन चलती जाए, ऐसा आप सोचते हैं। उस सोच को, उस सिचुएशन को अगर हम बुलाना चाहें किसी नाम से, तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, जहां न तुम्हें आगे बढ़ना है न पीछे रहना है, तुम्हें यहीं पर रहकर मजे लूटने हैं। ऐसा अक्सर होता है जब आप वैकेशन पे जाते हैं कि यार 5 दिन का वैकेशन कहां खत्म हो जाएगा तुम्हें साला मालूम नहीं पड़ता। उसी वैकेशन में तुम्हें यह भी ख्याल आते हैं कि यार ऐसी जिंदगी हमेशा के लिए होती तो कितना अच्छा होता। दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम, जहां पे पहुंच के तुम्हें कोई चेंज नहीं चाहिए। ओके, सो इक्विलिब्रियम कोई पूछे कि क्या होता है, तो इट इज अ सिचुएशन और अ स्टेट फ्रॉम वेयर नो चेंज इज डिजायरेबल। तुम्हें कोई चेंज नहीं चाहिए। चेंज होगा वो अलग बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम इज सच अ सिचुएशन
जहां पे हमें किसी चेंज की कोई डिजायर नहीं है. सो नथिंग चेंजेस, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, चलिए फिर आगे. इंडिविजुअल सेलर्स टेक दिस प्राइस एज अ सिग्नल. क्या? सिग्नल मतलब ये एक साइन है नक्की करने के लिए कि असल में प्राइस क्या होगा. ओके, आगे बढ़ो वापस. इंडिविजुअल सेलर्स टेक दिस प्राइस एज अ सिग्नल. सिग्नल टू व्हाट? सिग्नल टू डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड द इंडस्ट्री. क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का भाव क्या रखूं. ज्यादा भाव रखूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को परवड़ेगा ही नहीं. अगर भाव मैंने बहुत कम रख दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लॉस हो जाएगा. ये ख्याल किसी भी बिजनेसमैन के दिमाग में आएगा और इसीलिए उसको कहीं पे कुछ हिंट चाहिए था, कोई सिग्नल चाहिए था. और वो सिग्नल उसको कौन देगा? प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस देगा. ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस है जिससे ये चीजें क्लियर होंगी. अब किसी इकोनॉमिस्ट का उस पर कोई ओपिनियन भी तो चाहिए ना, और किसी का अगर हम ओपिनियन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले लेंगे तो किस इकोनॉमिस्ट का लेंगे? जो मैक्सिमम बार हमको देखने को मिला वो ही यहां पे वापस आएगा. देखो ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू मार्शल. ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला. मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट एंड द एंटायर प्रोसेस इज इनविजिबल. अभी आपको धोखा हुआ आपके साथ ऐसा महसूस होगा, क्योंकि अभी तक चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि प्राइस डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस विच डिसाइड्स द प्राइस, और आके मार्शल ने उसको क्या बोल दिया? इट इज इनविजिबल. प्रोसेस इज इनविजिबल. मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई आर इनविजिबल हैंड्स, जो कभी दिखते नहीं है. अब आप सोचोगे सर इनविजिबल है तो हम उस बात पे विश्वास कैसे करें? विश्वास तो आपको भगवान पे भी है जिसको आपने अभी तक नहीं देखा. विश्वास तो आपको शैतान पे भी है जिसको आपने अभी तक नहीं देखा. समझ में आ रहा है? सो ऐसा नहीं कि जो इनविजिबल है वो नहीं है, वो है. कैसे है, क्या है, डोंट वरी, हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे, है ना. सो अब ये क्वेश्चन आएगा, सर प्राइस डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस जो प्राइस को नक्की करता है, ये प्रोसेस इनविजिबल है, और आप ये बोल रहे हैं कि हम इस प्रोसेस को समझेंगे तो हम कुछ मिस्टर इंडिया जैसा कुछ देखने वाले हैं. द आंसर इज यस ऑल्सो एंड द आंसर इज नो ऑल्सो. क्योंकि प्रोसेस देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें इनविजिबल है क्या. ओके, सो लेट अस सी दैट प्रोसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट. ओके, सो एक टेबल आ जाएगा आपके सामने जहां पर प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, डिमांड भी और सप्लाई भी. तो जब प्राइस 10 है तो अज्यूम करो डिमांड इज 1000 एंड सप्लाई इज 200. फिर प्राइस 20 तो डिमांड 800, सप्लाई 400. प्राइस 30 तो डिमांड 600, सप्लाई 600. प्राइस 40 डिमांड 400, सप्लाई 800. प्राइस 50 तो डिमांड 200 और सप्लाई 1000. तो लगातार आपने क्या ऑब्जर्व किया? प्राइस जब जब राइज हो रही है तब तब डिमांड फॉल हो रही है और सप्लाई राइज हो रहा है. सो प्राइस राइज, सप्लाई राइज, बट डिमांड फॉल्स, जो इस टेबल से क्लियरली एविडेंट है. ओके, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करेगा और सप्लाई ट्रेडर करेगा. ठीक है, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, डिमांड में भी और सप्लाई में भी. क्लियर? अब इसी टेबल को हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे. ठीक है, ऑन योर स्क्रीन. इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन. ओके, सो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले क्या ड्रॉ करते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स
वर्टिकल y, ओके। अब x एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा? यस, डिमांड एंड सप्लाई बोथ विल बी प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस। y एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस, क्लियर। फिर आ जाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज 0, ओके। अब x एक्सिस पे जो भी स्केल्स हैं वो हम प्लॉट कर लेते हैं 200, 400, 600, 800 एंड 1000, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैल्यूज है ही नहीं, चाहे डिमांड की हो या सप्लाई की, ठीक है। और y एक्सिस पे हम प्लॉट कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि प्राइसेस का भी यही डेटा अवेलेबल है उस टेबल में। अब जो हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ध्यान दिया तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ प्राइस एंड सप्लाई, है ना, क्योंकि वो रिसेंटली हमने देखा हुआ है तो इजी होगा इसको पहले समझना। प्राइस राइज, सप्लाई राइज, तो 10 के सामने 200, 20 के सामने 400, 30 के सामने 600, 40 के सामने 800, 50 के सामने 1000। ये हम प्लॉट कर सकते हैं, एक नॉर्मल सप्लाई कर्व भी बनाने का है, ओके। अब 5 पॉइंट मिले, ये पांचों पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया, इन पांचों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? SS, दैट इज सप्लाई कर्व, ओके। ये प्रोसेस क्लियर हुई आपको कि सप्लाई कर्व कैसे मिला? प्राइस राइज, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, सो इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, ओके। अब ये कर्व मिल गया, कैसे मिला हमने देख लिया। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, जो होगा डिमांड को प्लॉट करना। सो प्राइस और डिमांड पे अब फोकस करना, ठीक है। सो 10 के सामने 1000, है ना, 20 के सामने 800, 30 के सामने 600, 40 के सामने 400, 50 के सामने 200। वापस 5 पॉइंट को हमने प्लॉट किया, तो आपको 5 पॉइंट यहां पर मिलेंगे, क्लियर। इन पांचों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको ये कर्व मिलेगा। कौन सा कर्व है ये? DD, दैट इज डिमांड कर्व है ये, ओके। अब ये कर्व भी बन गया, सो दो कर्व्स आपके सामने आ गए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर अपोजिट फोर्सेस, जिसको हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है। तो गौर से देखो, ये दोनों कर्व्स जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, लेट अस से वी नेम दैट पॉइंट एज पॉइंट E, ओके। वहां गौर से देखो, प्राइस कितना है 30, डिमांड कितना है 600, और सप्लाई भी कितना है 600 है। टेबल में देख लो, प्राइस 30, डिमांड 600, सप्लाई 600, और उसी चीज को ग्राफ में भी आप देख सकते हो, क्योंकि ई पॉइंट है ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जो सप्लाई पे भी है और डिमांड पे भी है, ओके। सो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर द सेम, और इसीलिए इस सिचुएशन को हम क्या बुलाएंगे? इक्विलिब्रियम सिचुएशन बुलाएंगे, है ना। आप इस सिचुएशन से चेंज नहीं करना चाहते कुछ भी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो मार्केट उलट पुलट हो जाएगा। सर ये मार्केट उलट पुलट हो जाएगा, ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, है ना। शायद आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो डोंट वरी, मैं उस बात को भी साबित करूंगा कि इस सिचुएशन के अलावा कोई भी दूसरी सिचुएशन आई तो वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती और मार्केट उलट पुलट होगा। कैसे? लेट अस सी दैट। सपोज 30 प्राइस नहीं रहती, मान लो आप प्राइस 20 रख देते हो, 10 रख देते हो, कहीं पर भी उस रेंज में आप प्राइस को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि प्राइस 30 से रिड्यूस होकर 20 हुई, 20 से 10 हुई। अब वही चीज टेबल में देखो, आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमेशा क्या होगा? डिमांड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सप्लाई, बिकॉज 1000 इज ग्रेटर देन 200।
800 इज ग्रेटर देन 400, सो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, खरीदार ज्यादा, बेचने वाले कम। क्या हुआ? उलट पुलट हुआ ना, इम्बैलेंस हुआ ना, होगा ना। और ये चीज क्यों हुई? क्योंकि साइकोलॉजी कंज्यूमर की क्या है? कम दाम पे हम ज्यादा खरीदेंगे, और सेलर की साइकोलॉजी क्या है? कम दाम पे हम कम बेचेंगे। दोनों मैच नहीं हो रहे, और इसीलिए डिमांड इज बिकमिंग ग्रेटर देन सप्लाई। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? स्कैर्सिटी बोलेंगे। स्कैर्सिटी इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब सोचो, आप अगर सेलर हो और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास सप्लाई लिमिटेड क्वांटिटी का ही है, तो आप क्या करेंगे? आप भाव को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? अरे लाइन लगी हुई है आपकी दुकान के आगे, तो आप उस भाव को बढ़ाएंगे। लेकिन कब तक बढ़ाने का? जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों मैच नहीं हो जाते और आप 30 पे नहीं पहुंच जाते। क्योंकि 30 इकलौती ऐसी प्राइस है जहां पर इकलौती ऐसी सिचुएशन है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और इसीलिए इस प्राइस को हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि इस प्राइस का मार्केट में स्टेबल होना बहुत जरूरी है, और स्टेबल होना इजी है, क्योंकि किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है, और सपोज मैं सेलर हूं तो मैंने जो मार्केट में रखा वो आराम से बिक भी तो रहा है। ओके, अब आप सोचेंगे सर प्राइस फॉल में तो ठीक है, वी आर कन्विंस्ड कि स्कैर्सिटी है, सिचुएशन विल बी नॉट अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर 30 के ऊपर जाएं तो शायद अच्छा हो सकता है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया है। आंसर इज नो, सिचुएशन इज गोइंग टू बी स्टेबल ओनली एट वन प्राइस, एंड दैट प्राइस इज 30 रुपीज। लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा ना, तब तक आपकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, है ना। लेट अस प्रूव दैट। चलिए, अब अगर मैंने प्राइसेस को बढ़ा दिया 30, 40, 50, 30 के ऊपर मैंने कोई भी प्राइस जैसे रखी, प्राइस राइज तो क्या होगा? डिमांड फॉल्स एंड सप्लाई विल राइज। तो टेबल में देखो, डिमांड इज गोइंग टू बी लेस देन सप्लाई, है ना। मतलब मार्केट में खरीदार कम है और बेचने वाले ज्यादा हैं। आप दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन आपकी दुकान में कोई सामान लेने ही नहीं आता, तो सेलर को मजा नहीं आ रहा है। ओके, तो अब सोचो, इस सिचुएशन को हम क्या बुलाएंगे? सरप्लस बुलाएंगे, क्योंकि मार्केट में गुड्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन उसको मांगने वाले कम हैं। सेलर नाखुश है, सेलर को बैठ के मक्खी मारनी पड़ रही है, और ये किसी को पसंद नहीं है। तो अगर आप सेलर होते और आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़वानी है लोगों से, तो आप उनको डिस्काउंट ऑफर करोगे, नई नई स्कीम्स निकालोगे, इन शॉर्ट प्राइसेस को कम करोगे। कब तक कम करोगे? जब तक आपका सारा सामान बिक नहीं जाता, जब तक प्राइस 30 नहीं होगी, तब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होंगे, तब तक सेलर अपना प्राइस नीचे गिराता रहेगा। अंडरस्टूड? सो प्राइस नीचे गिरा तो वो ऊपर आएगा, और प्राइस बहुत ऊपर जा चुका तो वो नीचे आएगा। अल्टीमेटली प्राइस पे दोनों ही प्रेशर रहेंगे, तो अपने आप एक इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन में कुछ भी बुरा नहीं है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, बिकॉज बायर्स आर ऑल्सो हैप्पी एंड सेलर्स आर ऑल्सो हैप्पी। बायर ने जब जो मांगा वो उसको मिला, और सेलर ने जब जो बेचने के लिए रखा वो भी बिक गया। ओके, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इस प्राइस को हम क्या बुलाएंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस बुलाएंगे। और ये एक मार्केट से हमको सिग्नल मिला कि प्राइस कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मार्शल ने इस प्रोसेस को इनविजिबल क्यों बोला। हम तो देख सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं सोचने का। हमने ये इमेजिनरी एग्जांपल लिया है। ऐसा असल में मार्केट में होगा नहीं होगा, क्या होगा, किस प्राइस पे इक्विलिब्रियम आएगा, ये किसी को पता होता नहीं है। ये प्रोसेस होने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, सो रियल लाइफ सिचुएशन में
आपको ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसा क्लियर कट कंक्लूजन नहीं मिलता। वरना हर प्रोडक्ट के दाम अलग अलग कंपनी बेचती है, वो दाम अलग अलग क्यों होते हैं? दे आर स्टिल ट्राइंग, ओके, कि कौन से प्राइस पे हमारा सारा सामान बिके। और इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में। सो थियोरेटिकली हम ये समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमको देखने को नहीं मिलता। होता जरूर है लेकिन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए मार्शल ने क्या बोला कि इट इज एन इनविजिबल प्रोसेस, बिकॉज व्हाट इज द मार्केट डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, वी डोंट नो। व्हाट इज द मार्केट सप्लाई ऑफ दिस प्रोडक्ट, सेलर्स डोंट नो। सो सब अंदाजे पे चलते रहता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल दिस प्रोसेस इज इनविजिबल एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर, अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।